बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे फिज़िकल ऑप्टिक्स, और फिज़िकल ऑप्टिक्स के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया था वो था मशहूर ज़माना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसकी फाइंडिंग्स हमारे पास ये थी कि जिसके अंदर हाइगन प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लिया गया था कि आप लाइट को एज अ वेव यूज़ करते हैं, या लाइट एज अ वेव आल्सो बिहेव, ठीक है। और जब उसके वेव को या वेव नेचर को कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, तो एट द एंड हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल्स मैक्सिमा मिनिमा अचीव किए थे। और मैक्सिमा मिनिमा मीन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज या ब्राइट और डार्क स्पॉट सब ही आ सकते हैं जब आपके पास लाइट एज अ वेव बिहेव करे। क्योंकि एज अ पार्टिकल तो आपको पता है, एक पार्टिकल जब भी किसी जगह पे जाके स्ट्राइक करता है तो वो एक सिंगल स्पॉट छोड़ता है, मल्टीपल स्पॉट्स नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली लाइट को एज अ वेव प्रूव कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूटन और उसके फॉलोअर्स का जो पहले का मानना था वो एज इट इज़ उसी तरह से जारी रहा, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने फर्दर एक और एक्सपेरिमेंट किया, या फर्दर हम लोगों ने इस चीज़ को देखने की कोशिश की, ठीक है, और हाइगन के प्रिंसिपल को और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, ठीक है, जिसकी एक और फिर वेव प्रॉपर्टी आ जाती है डायफ्रैक्शन, जो आज का आर्टिकल भी है। अब डायफ्रैक्शन है क्या? डायफ्रैक्शन के मतलब कहा जाता है कि जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए, या इस लाइट को अभी मैं छोड़ देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ वेव्स के रास्ते में अगर कोई रुकावट रख दी जाए, चूँकि हम कह रहे हैं लाइट एज अ वेव है, तो ओवरऑल हम पहले इसको वेव की तरह से बात करते हैं, फिर इसको लाइट की तरफ लेके चलेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेव के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए, कोई ऑब्स्टेकल रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या वेव उससे टकरा कर फर्दर किसी किस्म का इमेज बना सकती है, कोई शेडो बना सकती है, ठीक है, कोई ब्राइट या डार्क फ्रिंज बना सकती है या नहीं? अगर तो बना सकती है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं बना सकती तो फिर इसका मतलब है कि आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ रहे होते हैं और डिफरेंट केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आप एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, इसी तरह से आप ये समझ लो कि लाइट का एज अ वेव बिहेव करने के लिए डायफ्रैक्शन इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। अक्सर आपके MCQs में आ जाता है, नेशनल एमटीकैट के अंदर, ईटीआर के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है कि लाइट का वेव नेचर किस एक्सपेरिमेंट से 100% फुलफिल होता हुआ ऑब्जर्व होता है। ये कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जो लाइट के वेव नेचर को ओबे करवाता है, जिसके बाद क्वेश्चन मार्क्स ख़त्म हो गए थे? तो वो बेसिकली डायफ्रैक्शन है। इसका मतलब है डायफ्रैक्शन इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द लाइट टू एक्ट एज अ वेव, ठीक है, कि बेसिकली डायफ्रैक्शन वो है। तो डायफ्रैक्शन है क्या, स्टडी करते हैं। डायफ्रैक्शन है द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अब अराउंड ऑब्स्टेकल, कि लाइट का बेंड होना, मुड़ जाना, बेंड मीन मुड़ जाना, लाइट का मुड़ जाना अराउंड ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट के अतराफ, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से लाइट स्प्रेड हो, उससे मुड़े और मुड़ के फिर फैल जाए इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल मीन आगे जब वो फैलेगी, एक्सपेंड होगी लाइट, तो उसके एक्सपेंड होने की वजह से, उसके डिस्पर्शन की वजह से डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप्स बन सकती हैं, ठीक है। तो वो उसकी बात कर रहा है। ऑफ एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल का इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, तो इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब है डायफ्रैक्शन के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि अगर लाइट के रास्ते में या वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए और उस रुकावट से टकराने के बाद वेव्स दोबारा आपस में सुपरपोज हों, कंबाइन हों, और किसी किस्म का कोई इमेज बना दें, कोई ज्योमेट्रिकल शेडो बना दें, तो वो डायफ्रैक्शन होगा। इसको अब स्टडी करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि डायफ्रैक्शन को हमने बेसिकली पहले वेव से देखना है कि क्या डायफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है या नहीं, क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ कि लाइट की वेव नेचर प्रूव होती है डायफ्रैक्शन से। तो उसका मतलब अगर लाइट की वेव नेचर प्रूव होती है डायफ्रैक्शन से, तो डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव्स में होना चाहिए। डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव्स में होना चाहिए। अगर तो डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव्स में होगा तो इट मीन्स इट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर ये ऐसा सिलसिला नहीं है। देखते हैं, पहले हम एग्जांपल लेते हैं साउंड सोर्स की। हमारे पास यहाँ पे कोई एक साउंड सोर्स है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे लिसनर है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि साउंड सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहे हैं और साउंड सिग्नल जनरेट होते होते क्या हो रहे हैं, यहाँ तक इस पर्सन के कानों तक आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस पर्सन के कानों में आते जा रहे हैं तो वो इनको सुन रहा है। अब हम एक काम करते हैं, चूँकि डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टेकल की बात की जा रही है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, एक रुकावट रख देते हैं। अब बच्चे जब इसके रास्ते में एक रुकावट रखते हैं तो ज़रा देखिएगा, मैंने एक बहुत बड़ी रुकावट उठाई, ऑब्स्टेकल उठाई और उसके रास्ते में रख दिया। तो क्या अब ये लिसनर बच्चों इस साउंड सोर्स को देख पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पा रहा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ये लिसनर इन साउंड सिग्नल्स को सुन पा रहा है। ये लिसनर इन साउंड सिग्नल्स को सुन पा रहा है, किसके? इस ऑब्स्टेकल के यहाँ होने के बावजूद भी वो इनको सुन पा रहा है। तो वो फिर कब पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल हो सकता है। कब? कि जब इस साउंड सोर्स से साउंड सिग्नल जनरेट हों और जनरेट होने के बाद ये यहाँ से ये इससे आए और इसके एजेस से टकराने के बाद, इससे एजेस से टकराने के बाद बेंड और बेंड होकर इस तक पहुँच जाए। और आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि ऑब्जर्व किया होगा आप सब बच्चों ने, कि अक्सर कुछ टीचर्स क्लास के रूम के बाहर खड़े होते हैं, आपको नज़र तो नहीं आ रहे होते पर आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन आपको दिखाई तो नहीं दे रहे होते। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई दीवार आ गई, कोई रुकावट आ गई। लेकिन साउंड सिग्नल क्या करते हैं? उस रुकावट से, उसके एजेस से टकरा कर आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ जहन में ये आती है कि जो साउंड सिग्नल्स हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा वो लार्जर होती है। ये साउंड सिग्नल्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ठीक है, उनकी जो बेसिकली वेवलेंथ है लैम्डा वो तो बहुत लार्ज होती है, वो तो बहुत लार्ज होती है। तो हम कहते हैं जी इस वजह से इस लिसनर को ये आवाज़ सुन रही है। हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने? वाटर वेव्स ली, ये वाटर वेव्स हैं, और इन वाटर वेव्स के रास्ते में मैंने ये कोई ऑब्स्टेकल रख दी। ठीक है, मैंने देखा कि इन वाटर वेव से ऑब्स्टेकल्स यहाँ रखने के बाद जब ये वेव यहाँ पर ऊपर साउंड सोर्स में बेंड हो रही थी, यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पे किसी किस्म की कोई बेंडिंग नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई बेंडिंग नहीं है। तो हमने कहा ये तो अजीब सा सिलसिला हो गया। हम तो भी कह रहे थे कि डायफ्रैक्शन के केस में ऑब्स्टेकल से वेव्स टकराती हैं और बेंड होती हैं, पर यहाँ पे वाटर वेव्स और बेंड नहीं हो रही। हमने इसको नोट किया और गौर से देखा तो हमने देखा कि ऑब्स्टेकल हमने बहुत बड़ी रखी हुई है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तजर्बा करते हैं, क्या कि मैं इस ऑब्स्टेकल को यहाँ से हटाता हूँ, इस ऑब्स्टेकल को यहाँ से हटाता हूँ और हटाकर इस ऑब्स्टेकल के रास्ते में एक बहुत छोटी सी ऑब्स्टेकल रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रख दी मैंने। जैसे ही एक छोटी सी ऑब्स्टेकल रखी, या आप ये समझ लो एक स्मॉलर साइज़ की ऑब्स्टेकल रखी, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वाटर वेव जो यहाँ से आ रही थी, ठीक है, अब वो फर्दर इससे प्रोपगेट होने के बाद, इसके एजेस से टकराने के बाद यहाँ पे बेंड होने लग पड़ी, यहाँ पर बेंड होने लग पड़ी इस तरह से। तो मैंने रिज़ल्ट क्या निकाला? मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये वाटर वेव्स हैं, अगर ये साउंड वेव्स हैं, तो मेरी जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज़ किस तरह को ना होना चाहिए। मेरे जहन में ये चीज़ आई कि उसका साइज़ इन वेव्स के ओरिजिनल वेवलेंथ के साइज़ से कम होना चाहिए। इसका मतलब है वेव की जो वेवलेंथ है डेट इज़ द साइज़ ऑफ अ वेव। वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव का साइज़ होता है। इसका मतलब है अगर हम ये चाहते हैं कि ये डायफ्रैक्शन करें तो ना सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन के पहले वेव होना इनका ज़रूरी है, बल्कि दूसरी कंडीशन कि आपके पास इन तमाम की तमाम वेव्स की जो वेवलेंथ है उस ऑब्स्टेकल के साइज से ग्रेटर भी होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और इसकी कंडीशंस की तरफ देखते हैं, जो बेसिकली हमारी फाइंडिंग्स है। कंडीशंस फॉर डायफ्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ठीक है, कि डायफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1, लाइट बिहेव एज अ वेव, ठीक
ठीक है, चूँकि हम इधर लाइट को स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि लाइट को सबसे पहले तो एज अ वेव बिहेव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वेव लेंथ ऑफ लाइट सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, कि जो आपके पास लाइट का सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ है उसको हर सूरत में ग्रेटर होना चाहिए, किससे? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से। मेन इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, लैम्डा ऑफ वेव इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि वेवलेंथ किसी भी वेव का अगर ग्रेटर है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से तो तब आप डायफ्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों के बावजूद भी न्यूटन और उसके जो फॉलोअर्स थे, जो हाइगन और उसके फॉलोअर्स थे, मेन जो लाइट को वेव मानते थे, उनका मजाक उड़ाया करते। कैसे? ज़रा ये एग्जांपल देखिए, मैंने एक टॉर्च ले ली और उस टॉर्च से लाइट इजेक्ट हो रही है, आगे मैंने उसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख दी, एक कोई बॉल रख दी, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल रख दी। बॉल से हाइगन, अब मैं दोनों के बताऊंगा, हाइगन और उसके फॉलोअर्स ये कहा करते थे कि जब भी किसी ऑब्स्टेकल से आकर लाइट वेव्स टकराएंगी तो उसके एजेस से बेंड होंगी, और एजेस से बेंड होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी और वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। पर न्यूटन और उसके फॉलोअर्स ने कहा कि अगर ऐसा है, अगर हम लाइट को एज अ वेव मान लें, लाइट को एज अ वेव मान लें, अगर ऐसा है तो बेतहाशा चीज़ों के आप इमेजेस और शेडोज देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो शेडो होता है वो सेंटर में ब्राइट नहीं होता, सेंटर में ब्राइट नहीं होता। इस तरह से तो वो लोग भी गलत नहीं कह रहे थे। तो फिर क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे हाइगन के कुछ फॉलोअर्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब किसी भी चीज़ का शेडो देखते हैं, आप जब किसी भी चीज़ का शेडो देखते हैं तो उससे किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद बेतहाशा लाइट वेव्स डायफ्रैक्ट होती हैं। अब वो क्या है, ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी, यहाँ पर, इसी तरह से इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो कह रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आती है कुछ इस तरह की, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर बच्चों इमेज आ रही होती है वो ये कहा गया कि हम ये देखते हैं, हाइगन और उसके कुछ फॉलोअर्स, कुछ तेज़ लोग जो तेज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा आप ये तो ज़रूर देखते होंगे कि जब भी कोई शेडो बनता है, किसी चीज़ का अक्स बनता है, वो सेंट्रल पोर्शन में से, तो वो सेंट्रल पोर्शन में से तो मोस्ट ब्राइटर होता है, मोस्ट ब्राइटर होता है, लेकिन वो एजेस से डल होता है, एजेस से डल होता है, पर सेंटर से मोर ब्राइटर होता है। वहाँ पर फिर जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, हाँ ये चीज़ है कि आपके पास इस तरह ज़रूर होता है कि जब भी किसी चीज़ का शेडो बन रहा होता है वो सेंटर में से मोर इंटेंसिटी का होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स एजेस। जैसे जैसे उसके सेंटर से दूर हटते जाएं आपका शेडो ब्लर होता जाता है, डल होता जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों आप खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। जो एजेस होते हैं किसी भी शेडो के, जो कॉर्नर होते हैं, कोने, ठीक है, वो डल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर में थोड़ा सा शेडो डार्क होता है, ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स एजेस। एक ये आपके पास आ गई। इसी तरह से एक ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में बनी हुई है कि एक प्लेन सोर्स लिया गया, उसके आगे एक सिंगल स्लिट रख दी गई, ठीक है, और सिंगल स्लिट के एक आपके पास, अब उससे लाइट रेज आगे डिस्पर्स हुई, और डिस्पर्स होने के बाद क्या हुआ कि मिडल पॉइंट, मिडल स्पॉट में आपके पास एक यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आ रहा है, और एजेस के देखिए आपके पास डार्क एंड अप टू स्वान। लेकिन आप एक चीज़ अजीब सी देखते जा रहे हैं कि पहला जो डार्क बन रहा है सेंट्रल स्पॉट से ऊपर नीचे, जो पहला डार्क बन रहा है उसकी विड्थ बहुत कम है, फिर अगले की उसकी विड्थ उससे ज़्यादा है, अगले की उससे विड्थ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे सेंट्रल स्पॉट से आप दूर होते जाते हैं डार्कनेस, ब्लरनेस, डलनेस बढ़ती जा रही है, और आपका जो शेडो है अब वो इनक्लियर होता जा रहा है। अब वो शेडो आपको क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन सेंट्रल स्पॉट में वो शेडो ज़्यादा क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे मौजूद है।
जो डायफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जब ये आ रही है तो इसकी बेस पर फिर हम लोग एक रिज़ल्ट को अचीव करते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ठीक है, जो अक्सर हम समझते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और डायग्राम हमारी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है। लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका समझ लें, आपके ईटीआ का एक MCQ डिस्कस करने लगा हूँ आपसे। क्या है? इंटेंसिटी डायग्राम फॉर डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी डायग्राम है, ज़रा बच्चों गौर से देखना, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। क्या कि मिडल में एक हाई रेंज इंटेंसिटी है ना, मीन मैक्सिमम रेंज है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट वेव्स की, तो ये है। लेकिन जैसे जैसे हम एजेस की तरफ जाते जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। ज़रा गौर से देखें, और यहाँ पे देखें क्रस्ट और ट्रफ, जहाँ पर ट्रफ मौजूद है वहाँ पे डार्क है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप देखें, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होती जा रही है, डार्कनेस बढ़ती जा रही है, डलनेस बढ़ती जा रही है, चाहे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं चाहे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्रस्ट है, ठीक है, इनकी भी इंटेंसिटी डिक्रीज, मीन ना सिर्फ ब्राइटर आपके पास लोअर इंटेंसिटी के साथ अपीयर हो रहे हैं, बल्कि डार्कर भी, मीन मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और मिनिमा की भी इंटेंसिटी कम होती जा रही है डायफ्रैक्शन के केस में। लेकिन बच्चों, अगर आपको पिछला आर्टिकल याद हो, यंग डबल स्लिट, उसके अंदर तो हमने ये प्रूव किया था कि डेल वाई इक्वल है एल लैम्डा बाई डी के, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, डेल वाई इक्वल है एल लैम्डा बाई डी के। और हमने ये भी प्रूव किया था कि एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट और एक डार्क से दूसरे डार्क के दरमियान में स्पेस एक जैसा होता है, मीन वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं और इनकी इंटेंसिटी भी एक जैसी थी। ज़रा गौर से देखिएगा, ये यंग डबल स्लिट की इंटेंसिटी डायग्राम है। क्या यहाँ पे आपको इंटेंसिटी किसी जगह पे कम दिख रही है? नहीं, किसी भी जगह पे आपको इंटेंसिटी लेवल कम नहीं दिख रहा, ठीक है। जितना आपके पास मैक्सिमा है, यहाँ इधर मैक्सिमा सब के सब में सेम है। इसी तरह से अगर बच्चों आप इसमें मिनिमम लेवल देखें तो भी सब के सब के सेम है। इसका मतलब है कि एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट या एक डार्क से दूसरे डार्क के दरम्यान में इक्वली स्पेस है। तो यहाँ पे क्या है? इक्वली स्पेस्ड बोथ फॉर ब्राइट एंड डार्क बिकॉज इंटेंसिटी इज सेम। इसका मतलब है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ किया गया था, जो कोहेरेंट सोर्स यूज़ किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर इंटेंसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता था, इंटेंसिटी इक्वली स्पेस्ड होती थी। लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या है? अब ज़रा तवज्जो से देखना। डायफ्रैक्शन में चूँकि एक ऑब्स्टेकल के एज से सिर्फ कॉर्नर से रेज़ ऑफ लाइट टकराती हैं, मैक्सिमम ब्लॉक होकर वापस चली जाती हैं। इसका मतलब है चंद एक रे ऑफ लाइट रह जाती हैं। जब चंद एक रे ऑफ लाइट रह जाती हैं तो उनकी वजह से बनने वाला जो आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा है वो लोअर इंटेंसिटी और स्टेप बाय स्टेप लोअर टू लोअर इंटेंसिटी का होता जाता है। लेकिन यंग डबल स्लिट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था डायफ्रैक्शन। इसका मतलब है कि हमने इसके डायफ्रैक्शन के आर्टिकल के अंदर ये स्टडी कर लिया, ये कंफर्म कर लिया, ये प्रूव कर दिया कि यस लाइट बिहेव एज अ वेव। पर शर्त क्या बच्चों? शर्त वही है कि आपके पास लाइट हो, वाटर वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, किसी भी किस्म की वेव्स हो, उन वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर होनी चाहिए ऑब्स्टेकल के साइज से। अगर ऑब्स्टेकल के साइज से वो स्मॉलर है तो डायफ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। अगर ये पॉइंट आपको याद रहा तो डायफ्रैक्शन में कोई इशू नहीं है, अगर याद ना रहा तो फिर मसाइल ही मसाइल है, ठीक है। अब इस डायफ्रैक्शन से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में एक एप्लीकेशन दी गई है जो रेडियस स्लिट, वैसे तो दो हैं, डायफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट भी है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स भी, दो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि रेड्यूस सिलेबस है बच्चों, तो रेड्यूस सिलेबस के अंदर हमने सिर्फ डायफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट को पढ़ना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, नैरो वेरी स्मॉल, ठीक है, तो उसको पढ़ना है। आइए उस आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि इसी के साथ है, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये दोनों एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठे भी आ सकते हैं। क्या है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट, ठीक है। कि हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं लेकिन एक नैरो स्लिट की तरह से। अब नैरो क्यों? हमने अभी शर्त पढ़ी थी, कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास
ऑब्स्टेकल, रुकावट जितनी स्मॉलर साइज की होगी उतने मैक्सिमम चांसेस है डायफ्रैक्शन होगा। क्यों? वेवलेंथ बड़ी होगी किसकी? वेव की, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, इसलिए नैरो कवर्ड यूज़ किया गया। तो कह रहा है द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय अ नैरो स्लिट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक नैरो स्लिट की वजह से व्हेन प्लेन लाइट वेव्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट, कि जब प्लेन इस तरह से प्लेन लाइट वेव्स हों और वो आपके पास इंसिडेंट हो नॉर्मली किसी भी स्लिट के ऊपर, नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, एंड लाइट वेव्स अमर्जिंग फ्रॉम, अमर्ज मीन उससे इजेक्ट हो, स्लिट से टकराएं और टकराने के बाद एमर्ज हो फ्रॉम द स्लिट आर आल्सो प्लेन, उससे टकराने के बाद वो स्टिल, उससे टकराने के बाद स्टिल वो ऐसे ही प्लेन रहे, इस कॉल्ड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। तो उनको फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है और आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों इसको यूज़ किया गया या समझाया गया एज अ डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसके आखिर में डिस्कशन भी करेंगे कि क्यों, लेकिन देखिए पहले मैंने एक प्लेन सोर्स से पैरेलल रेज ली, एक प्लेन सोर्स से पैरेलल रेज ली, और जब वो पैरेलल रेज ली तो मैंने 1 2 3 4 5 रेज ले ली, ठीक है। जब मैंने 5 रेज को लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इस स्लिट से टकराई, टकराने के बाद बेंड हो गई सारी की सारी, स्लिट से टकराई, टकराने के बाद बेंड होगी सारी की सारी। अब हमने देखा कि ये तो सारी की सारी पैरेलल है, और आप लोगों ने 10th की फिजिक्स में पढ़ रखा है कि पैरेलल रेज तो जाके इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आपस में मीट करती हैं। इसका मतलब है मुझे इस एक्सपेरिमेंट को या इस ऑपरेटर्स को सेट करने के लिए बहुत लार्जर स्केल के ऊपर इसको सेट करना पड़ेगा, वो तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? ये जो मेरे बच्चों को कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का क्या काम है। कन्वेक्स लेंस मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इसलिए यूज़ किया जाता है कि कन्वेक्स लेंस आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस है, रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। तो हमने क्या किया, इन पैरेलल रेज के रास्ते में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है। वरना आप कहेंगे सर आपने हेडिंग तो दिया डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट, तो आप स्लिट के साथ साथ यहाँ पे लेंस को भी यूज़ कर रहे हैं, लेंस के मतलब तो आप बता ही नहीं रहे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि लेंस का यहाँ पे और कोई काम नहीं है, लेंस यहाँ पे डायफ्रैक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। सो इसका मतलब है इससे तो रिफ्रैक्शन होगा, हम तो स्टडी किसको कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन को। इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे रोल कितना है, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे रोल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा करना है, कन्वर्ज करना है। अदरवाइज आपको पता है रेल की पटरियाँ हमेशा पैरेलल होती हैं और वो पैरेलल ही चलती रहती हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलती। इसका मतलब है फिर तो हम इनसे किसी किस्म का ना ब्राइट ना डार्क इमेज बना ही नहीं सकते, नामुमकिन हमारे लिए, इसलिए लेंस यूज़ कर दिया। अदरवाइज सारा का सारा प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए इस स्लिट से टकराई, टकराने के बाद बेंड हुई, बेंड होने के बाद जिस एंगल पे बेंड हुई सबका एंगल सेम है, सबका एंगल सेम है। लेंस ने क्या किया, इनको कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करने के बाद एक पॉइंट पी स्क्रीन पे लिया और वहाँ पे, और ज़रा और से देखें, और से देखें इसके ऊपर डार्क आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या किया, मैं फर्स्ट रे और थर्ड रे को लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड के दरम्यान फिर d/2 हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ बड़ा करके आपके लिए बना देता हूँ। ज़रा और से देखिए, a से लेके q d/2, a से लेके m λ/2, कि जितना हम स्लिट को मूव कर रहे हैं हाफ ऑफ द वेवलेंथ मूव कर रहे हैं थीटा के साथ। तो ये मेरे बच्चों क्या बन गया आपके पास, बेस एंगल के एंगल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। अब आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन फ्रॉम द ट्राइंगल ए क्यू एम, वो जो ट्राइंगल आपके पास बनाई थी तो वहाँ से साइन थीटा क्या आता है, ए एम बाई ए क्यू। ए एम क्या था, λ/2,
ए क्यू का था d/2, तो लैम्डा बाई 2 इक्वल है d/2, 2 से बच्चों कैंसिल, तो लैम्डा आ गया d साइन थीटा और d आ गया लैम्डा बाय साइन थीटा। चूँकि हम यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमा है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमा है, तो फॉर मिनिमा ऑफ द m ऑर्डर तो साइन थीटा m निकालूंगा, तो ऑब्वियस बात है जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखो यहाँ पे मैंने m इज इक्वल टू 1 2 3 0 नहीं लिखा, क्यों? 0th ऑर्डर पे क्या होता है, हमने अभी डायफ्रैक्शन के आर्टिकल में किया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और एक ब्राइट स्पॉट आता है एज कम्पेयर टू द एजेस, एजेस की निस्बत वो ब्राइट है, वो की इंटेंसिटी उसकी भी कम है लेकिन एजेस की निस्बत वो मोस्ट ब्राइटर है, तो यहाँ पे 0 नहीं ले रहा क्योंकि ये मिनिमा के लिए। अब आ जाते हैं इधर, तो इस सारे के सारे एंड्स के बाद हमने क्या रिजल्ट निकाला, डार्क फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द OQ। अदर साइड ऑफ द OQ का क्या मतलब है बच्चों, कि यहाँ पे आपके पास A था, यहाँ पे Q था, इधर O था, तो वो कह रहे इस साइड पर भी बन सकता है, अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो वो कह रहे अगर आप इस तरह से लेके जाएं, ठीक है, तो इस तरह से भी आप लेके जाके इनको मिला सकते हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन पे इमेज आ सकता है। कह रहा है बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस वी हैव अ ब्राइट फ्रिंज, दो डार्क के दरमियान में एक ब्राइट होगा। द सेंट्रल पॉइंट इज ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सेंट्रल पॉइंट जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है, ऑल अदर आर ऑफ द लो इंटेंसिटी। साथ में ये भी नोटिस डैट इन केस ऑफ नैरो स्लिट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। कहता जी ये कहाँ से आ गया, हमने तो रिलेशन ये निकाला था, रिलेशन ये था बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा बाय डी, m तो चलो ऑर्डर है, ठीक है। अब ये थीटा कैसे होगा, कह रहा है जब स्मॉलर एंगल है, जब स्मॉलर एंगल है तो फॉर स्मॉलर एंगल्स, बच्चों जब मैं स्मॉलर एंगल्स की बात करता हूँ तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, इसलिए फिर ये चीज़ ये हो गई। लास्ट आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो बुक में नहीं है, पर ये व्हाई वी स्टडी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन अ नैरो स्लिट इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों स्टडी करते हैं एज कम्पेयर टू कंस्ट्रक्टिव। बच्चों उसकी वजह ये है कि जब आप रे की बात करते हैं, अब वहाँ पे मैंने रे बनाई हुई थी पैरेलल रेस इस तरह से, अब इनको मैं आगे वेव बना रहा हूँ, ये जब ये आपस में यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे सुपरपोज होती हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमेशा अगर मैं कहता हूँ रे 1 और 3 आपस में सुपरपोज कर रही हैं, तो सुपरपोज होने के बाद और इसी तरह से रे 2 और 4 आपस में सुपरपोज कर रही हैं तो ट्रफ ही रहेगा, क्रस्ट ही रहेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टिव को स्टडी करना चाहता हूँ, तो कंस्ट्रक्टिव के केस में अगर एक फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव एक ब्राइट इमेज बना रही हैं, तो अगर ये 2 और 4 ये भी मिलकर ब्राइट बना रही हैं, तो अक्सर देखा गया है कि एक ब्राइट कम्बिनेशन ऑफ ब्राइट इमेजेस दूसरे कम्बिनेशन ऑफ ब्राइट इमेजेस में ओवरलैप करता है। जैसे ही वो ओवरलैप करता है तो एक साइड से बच्चों क्रस्ट आता है और दूसरी साइड से ट्रफ आता है, जहां आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसलिए नैरो स्लिट के केस में हम प्रेफर करते हैं, नैरो स्लिट के केस में हम प्रेफर करते हैं किसको पढ़ना, डिस्ट्रक्टिव को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।